नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे नीट छात्रा मामले में तेज हुई राजनीति, जानेंगे क्या आया नया अपडेट। साथ ही देखेंगे बिहार सरकार का बड़ा प्रशासनिक कदम, जानेंगे कब होगी आरजेडी की बैठक और क्या मिलेगी तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट छात्रा की मौत पर सवालों का घेरा, कांग्रेस का प्रदर्शन, बिहार सरकार पर उठे सवाल। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक, तेजस्वी यादव को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने विकास योजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया, नई व्यवस्था लागू। बिहार से पहली बार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन बने निर्विरोध सबसे युवा अध्यक्ष। किशनगंज में फर्जी इलाज का वीडियो वायरल, समस्तीपुर बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला का आरोप, दोनों मामले में जांच तेज। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब हर मोर्चे पर गर्माता जा रहा है। जांच, सियासत और जनता का गुस्सा, तीनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। आज इस मामले में कांग्रेस ने भी सड़कों पर उतरकर सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। आइए देखिए पूरी खबर। रविवार देर रात एसआईटी ने मृतका के 3 करीबी संदिग्धों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी इनपुट के आधार पर अहम सुराग मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं की है। जांच अब सिर्फ हॉस्टल तक ही सीमित नहीं रह गई है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े सभी स्टेक होल्डर की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। संदेह जताया जा रहा है कि इलाज के दौरान भी साजिश रची गई हो सकती है, इसलिए अस्पताल की हर गतिविधि, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस मामले के बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राएं हॉस्टल खाली कर रही हैं, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मानवाधिकारी अभिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकारी आयोग में अलग अलग याचिका दायर की है। पटना में कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरो, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ना जो घटी है ये आप भी जानते हो, बिहार की जनता भी जानती है। भैया, सरकार ने सबसे पहला काम एफआईआर को दबाने का काम किया है, जुर्म को दबाने का काम किया है। जब दबी नहीं बात तब एफआईआर लॉन्च हुआ है। ये आपके बदौलत, जनता के प्रेशर के दबाव में इस सरकार ने इस कांड का संज्ञान लिया है। अभी कहते हैं कि एसआईटी उन्होंने बिठाया है। बिहार की जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हो कि सरकार ने कितने एसआईटी आज तक बिठाए हैं और उस एसआईटी का परिणाम क्या है, कितने केस में न्याय मिला है। एसआईटी बिठाने से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। जनता, भैया, मांग सीधी सी है, बिहार की जनता को सुरक्षा दें। सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, जेडीयू की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। और अगर कहीं क्राइम होता है तो एफआईआर तुरंत लॉन्च क्यों नहीं होता? एफआईआर लॉन्च करने के लिए जनता को दिक्कत क्यों होती? क्योंकि सरकार क्राइम छुपाना चाहती है, एफआईआर के आंकड़े दबाना चाहती है। इतना बड़ा कांड में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत हो रही है तो छोटी मोटी एफआईआर तो दिक्कत होती ही। कांग्रेस आगे क्या करेगी? कांग्रेस जनता के मुद्दों पे जनता के साथ खड़े होकर जनता के आवाज बनेगी। चाहे कांग्रेस नेताओं का कहना था कि घटना के बाद प्रशासन और सरकार देर से जागी है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है और सुशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं।
विपक्ष के आरोपों पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बयान दिया है। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए उस पर बहुत हाय तौबा मचाया जा रहा है। बहुत से विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से लोगों को बात को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से इस पर जांच कर रही है। हमारे सीनियर एसपी, हमारे आईजी, हमारी एसआईटी टीम पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए। बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर इसका उद्भेदन होगा। टीम जहानाबाद भी गई है, टीम यहाँ पर भी है। एसआईटी पूरी तरह से उनके सब चीजों को देख रहा है। सब सरकार बहुत जल्द पुलिस जो है वो आएगी और इस पर जवाब देगी। इसीलिए कोई चिंता करने, किसी को न बचाया जाएगा और जिन लोगों ने भी इसमें लापरवाही व्यक्त की है उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है इसी को लेकर, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है इसी को लेकर, सरकार को घेर रही है कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, पुतला दहन कर रही है सरकार का। अरे कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ काम ही नहीं रह गया तो यही सब नहीं करेगा। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लगा हुआ है, जहानाबाद एसआईटी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये इन सब कोई बहुत, ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देती है। 20 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण, या जो लोग इस तरह के अपराध में लिप्त हैं उनको सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार सरकार इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आरजेडी में बड़ी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 25 जनवरी को पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें संगठन और नेतृत्व को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आइए देखिए पूरी खबर। आरजेडी की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने वाला है। 25 जनवरी को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक पटना के एक बड़े होटल में होगी, जिसमें पार्टी के आगे का रास्ता और संगठन में बदलाव को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यह बैठक आरजेडी के भविष्य के लिहाज से काफी अहम रहने वाली है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी के बड़े फैसले लेने की पूरी कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो संगठन और रणनीति दोनों पर अब उनका सीधा कंट्रोल होगा। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की उम्र और तबियत मानी जा रही है। लालू यादव लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर यह बात उठ रही है कि अब जिम्मेदारी धीरे धीरे युवा नेतृत्व को दी जानी चाहिए, ताकि संगठन मजबूत बना रहे और चुनावी मैदान में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी के भीतर काफी सवाल खड़े हुए थे। तेजस्वी यादव और उनकी टीम के फैसले को लेकर भी चर्चा हुई थी। अब पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाए और इसके लिए तेजस्वी यादव को औपचारिक तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ताकि फैसलों में स्पष्टता रहे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि अगर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी में तेज प्रताप यादव की वापसी को लेकर चल रही अटकलों पर भी ब्रेक लग सकता है। इससे यह साफ हो जाएगा कि पार्टी में अंतिम फैसला कौन ले रहा है। बताया जा रहा है कि सितंबर 2025 में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनने के बाद यह पहली बड़ी बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद लालू यादव करेंगे। इसमें 85 स्थायी सदस्य शामिल होंगे, जबकि खास आमंत्रित सदस्यों को मिलाकर करीब 200 नेता मौजूद रहेंगे। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी पार्टी नेता पटना पहुंचेंगे। कुल मिलाकर 25 जनवरी की यह बैठक आरजेडी की राजनीति में नई दिशा तय कर सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार सरकार ने विकास योजनाओं को फाइलों से निकालकर जमीन पर दिखाने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। अब हर जिले में विकास कार्य की जिम्मेदारी सीधे संबंधित मंत्री के कंधों पर होगी। आइए जानते हैं किस मंत्री को किस जिले का प्रभारी बनाया गया है और इससे विकास की गति पर क्या असर पड़ने वाला है। बिहार सरकार अब विकास योजनाओं को लेकर किसी तरह की ढिलाई के मोड में नहीं दिख रही है। योजनाएं सिर्फ फाइलों में न रह जाए बल्कि सीधे जमीन पर दिखे, इसी मकसद से सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य में विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी के लिए मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने रविवार 18 जनवरी को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में साफ कहा गया है कि जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री को लेकर पहले जारी सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है और अब नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अगले आदेश तक मंत्रियों को उनके नाम के सामने अंकित जिलों का प्रभारी मंत्री सह समिति अध्यक्ष नियमित किया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राजधानी पटना जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली और सारण की जिम्मेदारी दी गई है। श्रवण कुमार को समस्तीपुर और पूर्णिया, जबकि मंगल पांडे को दरभंगा और पश्चिमी चंपारण जिले का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल को भागलपुर और गया जी, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी, शिवहर और जहानाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेसी सिंह को मधुबनी, मदन सहनी को सुपौल और खगड़िया, रामकृपाल यादव को कैमूर और संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसी क्रम में सुनील कुमार को रोहतास और लखीसराय, मोहम्मद जमा खां को किशनगंज और शेखपुरा, संजय सिंह टाइगर को बांका और अरुण शंकर प्रसाद को बेगूसराय जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सुरेंद्र मेहता को कटिहार, नारायण प्रसाद को गोपालगंज, रमा निषाद को बक्सर, लखिंद्र कुमार रोशन को अररिया, श्रेयसी सिंह को नवादा, प्रमोद कुमार को सहरसा और सिवान, संजय कुमार को मुंगेर, संजय कुमार सिंह को जमुई और दीपक प्रकाश को अरवल जिले का प्रभार सौंपा गया है। सरकार का साफ मानना है कि जिलों में प्रभारी मंत्री तय होने से योजनाओं की निगरानी मजबूत होगी, अफसरों की जवाबदेही बढ़ेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। अब देखना होगा कि यह व्यवस्था जमीन पर कितना असर दिखाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। भाजपा नेता नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया और निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही वे बिहार से भाजपा के पहले और पार्टी के सबसे युवा 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में तय प्रक्रिया के तहत चुनावी औपचारिकताएं पूरी की गई। तेजप्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने पिता को अपनी सारी खुशियों की वजह बताया। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे पिता पुत्र के गहरे प्यार की मिसाल बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों के बच्चे के यूनिफॉर्म अब जीविका दीदियों से सीधे सिलवाने की योजना पर फैसला लिया है। इससे बच्चों को समय पर ड्रेस मिलेगा और लाखों महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कथित फर्जी एआई तस्वीर और वीडियो शेयर करने के आरोप में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामले पर पप्पू यादव ने कहा कि वह ना पहले डरे हैं और ना डरेंगे और सवाल उठाना उनका हक है, चाहे इसके लिए केस ही क्यों ना हो। बिहार के बक्सर जिले में अपात्र और संदिग्ध राशन कार्ड पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है, जिनमें करीब 12,000 कार्ड रद्द किए जाएंगे। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और पात्र लोगों से कहा है कि वे जरूरी दस्तावेजों के साथ समय रहते ही अपना पक्ष रखें। बेऊर जेल में बंद बाहुबली विधायक आनंद सिंह का अस्पताल परिसर में सिगरेट पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर राजद ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था और वीआईपी ट्रीटमेंट का आरोप लगाया है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। किशनगंज के फरिंगोला स्थित एक निजी नर्सिंग होम में एम्बुलेंस चालक द्वारा घायल मरीज के पैर में टाके लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। मामले को गंभीर बताते हुए डीएम विशाल राज ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। समस्तीपुर के एक बीएड कॉलेज में कर्मी आलोक कुमार पर प्रिंसिपल द्वारा पेपर वेट से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रिंसिपल के चेंबर में शराब की बोतलों का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि प्राचार्य ने आरोप लगाया है कि वीडियो फर्जी है। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। भागलपुर के सकधरा इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर मुरारी यादव पर फायरिंग कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस जमीन विवाद को हमले की वजह मान रही है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। समस्तीपुर, बेगूसराय समेत बिहार के कई जिलों में घना कोहरा छाया है और मौसम विभाग ने 19 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 10 से ज्यादा जिलों में तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और 20-21 जनवरी के बाद ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।